नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे देश में आया था 1985 में। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सहायता से एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित प्रोविजंस को ऐड किया गया था 10th शेड्यूल में। मकसद क्या था? मकसद था पॉलिटिकल डिफेक्शंस को कर्ब करना। देखो 1985 से पहले एमपीज और एमएलएस की खरीद फरोख्त बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जिसे हॉर्स ट्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। रूलिंग पार्टी में हमेशा यही डर रहता था कहीं रूलिंग पार्टी के जो एमएलएस हैं वो दूसरी पार्टी में ना चला जाए और अपोजिशन पार्टी जो है वो सरकार ना बना ले। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। तो इन चीज़ों को कर्ब करने के लिए 1985 में ये कानून आया था एंटी डिफेक्शन लॉ। इस लॉ के अनुसार अगर देखो कोई एमपी, एमएलए या फिर एमएलसी अपनी पार्टी कमांड को फॉलो नहीं करता है, मान लीजिए किसी बिल पे वोटिंग होनी है और उस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा व्हिप जारी कर दी गई है, मतलब एक आदेश दे दिया गया है अपने मेंबर्स को, एमएलएस को या फिर एमपीज को कि आपको इस बिल के पक्ष में वोट देना है या फिर बिल के खिलाफ वोट देना है। अगर देखो कोई एमपी या एमएलए पॉलिटिकल पार्टी के कमांड के खिलाफ जाके काम करता है, व्हिप के खिलाफ जाके काम करता है, तो उस एमपी या एमएलए की मेंबरशिप जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। और देखो ऐसा सिर्फ इंपॉर्टेंट बिल्स पर नहीं होता, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन, मनी बिल, सिर्फ इन पे नहीं होता, सभी बिल्स पे ये एप्लीकेबल होता है। सभी बिल्स पर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अपने मेंबर्स के लिए व्हिप जारी की जा सकती है, कमांड जारी की जा सकती है। कुछ और ग्राउंड्स की हम बात करें डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित। अगर देखो कोई मेंबर अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप वॉलंटरी यानी अपने आप से छोड़ देता है तो उसकी विधानसभा या फिर पार्लियामेंट की जो सदस्यता है वो भी अपने आप चली जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी चुने गए हैं वाराणसी की सीट से। अगर प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी पार्टी को छोड़ देते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी की जो मेंबरशिप है संसद में, लोकसभा की, वो अपने आप चली जाएगी अगर वो बीजेपी को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बीजेपी की टिकट पर ही वाराणसी से चुने गए थे। नेक्स्ट ग्राउंड, मान लीजिए देखो लोकसभा में किसी बिल पर वोटिंग होनी है और बीजेपी के द्वारा व्हिप जारी कर दी जाती है सभी मेंबर्स के लिए कि आपको इस बिल के समर्थन में वोट देना है। लेकिन अगर कोई बीजेपी का मेंबर बिल के खिलाफ वोट दे देता है या फिर एब्सटेन कर देता है तो ये एक ग्राउंड बनता है डिस्क्वालिफिकेशन का। उस मेंबर की जो सदस्यता है वो रद्द हो सकती है लोकसभा से। नेक्स्ट ग्राउंड, अगर देखो कोई लोकसभा का सदस्य इंडिपेंडेंट चुन के आया है, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखता है, वो निर्दलीय चुन के आया है, लेकिन वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसकी भी जो मेंबरशिप है वो रद्द हो जाएगी। नेक्स्ट देखो राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर्स 6 मंथ्स के अंदर अंदर, 6 महीनों के अंदर अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो ठीक है। अदरवाइज उसके बाद अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनकी भी जो सदस्यता है वो रद्द हो जाएगी। ये भी एक ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन का। डिस्क्वालिफिकेशन संबंधित जो फैसला है वो देखो चेयरमैन या फिर हाउस के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। ये तो हमने बात की एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित कुछ बेसिक्स की। अब हम एंटी डिफेक्शन लॉ के पक्ष में और विपक्ष में कुछ आर्गुमेंट्स को डिस्कस करते हैं। पक्ष में देखो सबसे पहला आर्गुमेंट ये है, एंटी डिफेक्शन लॉ गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। 1985 से पहले क्या हुआ करता था, सरकार आज है कुछ पता नहीं, शाम को सरकार गिर जाए, अपोजिशन पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी के कुछ एमएलएस खरीद ले और अपनी सरकार बना ले। हमेशा डर का माहौल रहता था, इंस्टेबिलिटी काफी ज्यादा रहती थी। लेकिन जब से एंटी डिफेक्शन लॉ आया है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है। नेक्स्ट, एंटी डिफेक्शन लॉ देखो ये इंश्योर करता है एमपी या एमएलए जो हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉलिसीज हैं उनके प्रति लॉयल रहें, क्योंकि व्हिप जब जारी कर दी जाती है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा तो एमपी और एमएलए को उसी के अकॉर्डिंग अपना वोट देना होता है। वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसीज के प्रति लॉयल रहते हैं। इससे देखो पार्टी में भी डिसिप्लिन आता है। इवन आप ये भी लिख सकते हो एंटी डिफेक्शन लॉ के पक्ष में, इससे हॉर्स ट्रेडिंग रुकी है, मतलब विधायकों की जो खरीद फरोख्त है वो रुकी है। जो एमपी और एमएलएस हैं वो अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। अदरवाइज तो देखो लगातार अपोजिशन पार्टीज के द्वारा
प्रलोभन दिए जाते हैं रूलिंग पार्टी के एमएलएस को कि आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाइए, हमें समर्थन दे दीजिए, हम आपको 100 करोड़ दे देंगे, हम आपको मिनिस्टर की बर्थ दे देंगे। तो ये सब चीज़ें कम हुई हैं, होती तो देखो आज भी हैं, लेकिन जितना 1985 से पहले हुआ करती थी रिलेटिवली कम हुई हैं। आज आप देख सकते हो कर्नाटक में किस प्रकार से क्राइसिस चल रहे हैं। तो यूं तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह से ये जो चीज़ें हैं वो रुक गई हैं, लेकिन जितना 1985 से पहले हुआ करती थी, जिसे कहा जाता है आयाराम गयाराम की राजनीति, ये आयाराम गयाराम की राजनीति का नाम पता कैसे पड़ता है? एक एमएलए थे जिनका नाम था गयाराम। उन्होंने 2 हफ्तों के अंदर 3 बार अपनी निष्ठा चेंज की। तो तीसरी बार जब वो पॉलिटिकल पार्टी में आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रही थी, तो उस समय बोला गया था कि गयाराम अब आयाराम हो गए हैं। तो नाम पड़ गया था उस समय से कि गयाराम आयाराम की राजनीति, मतलब एमएलए जब अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के खिलाफ कौन से आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट, डिफेक्शन इज मैटर ऑफ चॉइस। देखो ये किसी भी एमएलए या एमपी की मर्जी है कि वो किसे सपोर्ट करना चाहेंगे और किसे सपोर्ट नहीं करना चाहेंगे। यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यहाँ पर पार्लियामेंट्रियन जो हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ भी पोजीशन लेते हैं विभिन्न इश्यूज पर। जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में किसी बिल पर चर्चा हो रही है, तो उस बिल पर पॉलिटिकल पार्टी का अलग स्टैंड है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के किसी एमपी का अलग स्टैंड है। ये काफी ज्यादा कॉमन है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड है सभी मेंबर्स का वही स्टैंड होना होगा। और ये देखो इफेक्टिव डेमोक्रेसी के भी अगेंस्ट है। देखो एमपीज या एमएलएस को जनता ने चुना है अपनी आवाज उठाने के लिए, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से एमपीज और एमएलएस को अपनी पॉलिटिकल पार्टी के स्टैंड के हिसाब से ही वोट देना होता है। और आपको भी पता है हमारे देश में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज में जो पावर होती है, डिसीजन लेने की क्षमता होती है, वो कुछ ही लोगों के पास कॉन्सेंट्रेटेड होती है। जैसे बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी, फिलहाल अमित शाह, कांग्रेस की बात करें तो गांधी परिवार, यही लोग डिसाइड करते हैं कौन सा बिल आएगा, कौन सा बिल नहीं आएगा। और जो बिल आता है सभी एमपीज और एमएलएस को उसी के हिसाब से अपना वोट देना होता है। तो सोच के देखिए, क्या ये चीज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं है? बिल्कुल है। ये चीज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, एमपीज और एमएलएस के फ्रीडम ऑफ चॉइस के राइट के भी अगेंस्ट है। और इससे भी ज्यादा देखो, जैसा हमने डिस्कस किया, डिस्क्वालिफिकेशन संबंधी जो फैसला है वो चेयरमैन के द्वारा लिया जाता है या फिर स्पीकर के द्वारा किया जाता है। और स्पीकर और चेयरमैन बहुत बार उनका जो रोल होता है वो पक्षपाती होता है, वो अपनी पार्टी के हिसाब से ही एक्ट करते हैं। जैसे कर्नाटक में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, इन पॉलिटिकल क्राइसिस में जो स्पीकर का रोल है वो संदेह के घेरे में है। और भी बहुत बार आपने देखा होगा, हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था, स्पीकर किस प्रकार से अपनी पावर्स का मिसयूज करते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन संबंधी जो पिटीशंस हैं बहुत बार 3-4 साल तक पेंडिंग रहती हैं और इतने में अगले इलेक्शंस आ जाते हैं। नेक्स्ट बात ये बोली जाती है, देखो एमपीज और एमएलएस का काम ये है पब्लिक इंटरेस्ट में एक्ट करना, ना कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से एक्ट करना। अभी तो फिलहाल एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से, जैसा हमने डिस्कस किया, पार्टी लीडरशिप को ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ता है एमपीज को और एमएलएस को, और इससे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो देखो कमजोर होते हैं। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए एंटी डिफेक्शन लॉ ना हो तो देखो अभी फिलहाल पार्लियामेंट में लोकसभा में कोई बिल लेके आएगी बीजेपी, तो अपने एमपी से चर्चा करके लेके आएगी, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है। एमपीज जो हैं वो पक्ष में भी वोट दे सकते हैं, विपक्ष में भी वोट दे सकते हैं। तो बीजेपी पहले से अपने एमपीज के साथ चर्चा करके लेके आएगी, कहीं बाद में एम्बेरसमेंट ना हो, ऐसा ना हो मेजोरिटी होने के बावजूद बिल पास ना हो पार्लियामेंट में। लेकिन अब तो बीजेपी को पता है एंटी डिफेक्शन लॉ है, तो उनके द्वारा तो सिर्फ एक काम किया जाता है, किसी बिल पर वोटिंग से पहले व्हीप जारी कर दी जाती है। उनको पता है व्हीप जारी होने के बाद मेंबर्स को इसी के अनुसार अपना वोट देना होगा, उनके पास चॉइस ही नहीं है। तो फिर क्यों बीजेपी पार्टी जो है वो चर्चा करेगी अपने एमपी से बिल को लाने से पहले? समझ गए? कहने का मतलब ये है, एंटी डिफेक्शन लॉ ना हो तो कोई भी पार्टी ज्यादा चर्चा करेगी, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी है और ज्यादा प्रमोट होगी, क्योंकि उनको पता है मेंबर्स का कोई भरोसा नहीं, वो किसी भी तरफ वोट दे सकते हैं, इसलिए वो ज्यादा सजग रहेंगे उनकी राय लेने के लिए कोई भी बिल लाने से पहले।
सबसे लास्ट आर्ग्यूमेंट देखो ये है, एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से एमपीज, एमएलएज और जनता के बीच में जो लिंक है वो कमजोर होता है। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हमने डिस्कस किए एंटी डिफेक्शन लॉ के अगेंस्ट। अब कुछ कमेटीज की रिपोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। दिनेश गोस्वामी कमेटी ने यह कहा था, स्पीकर के बजाय प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास पावर होनी चाहिए डिस्क्वालीफाई करने की किसी एमपी या एमएलए को एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग, और गवर्नर और प्रेसिडेंट काम करें इलेक्शन कमीशन की एडवाइस से। अगर ऐसा होता है तो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होगा एंटी डिफेक्शन लॉ का और स्पीकर अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं कर सकेंगे। लॉ कमीशन 170वीं रिपोर्ट 1999 में आई थी। इस रिपोर्ट में यह कहा गया था, अगर देखो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच चुनाव से पहले अलायंस हो जाता है तो उस अलायंस को एक पॉलिटिकल पार्टी माना जाए एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज को विहिप देखो सिर्फ इंपॉर्टेंट इश्यूज पर जारी करनी चाहिए। अगर देखो मनी बिल आया है कोई, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, अगर सरकार उस टेस्ट में पास नहीं होती है तो सरकार गिर जाएगी। इन इंपॉर्टेंट इश्यूज पर तो विहिप जारी किया जाए, यानी अपने मेंबर्स को फोर्स किया जाए कि आप सरकार के पक्ष में ही वोट दोगे। लेकिन छोटे मोटे जो बिल आते हैं, इन बिल्स पर मौका देना चाहिए एमपीज को या एमएलएस को कि आप अपनी इच्छा के अनुसार वोट दे सकते हो, अपनी इच्छा के अनुसार डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर ऐसा होता है तो ट्रू डेमोक्रेसी हमारे देश में आएगी। एमपीज और एमएलएस हैं वो अपने हिसाब से अपना व्यू प्रकट करेंगे जो उनको अच्छा लगता है, वो क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की जो राय है उन पर बाइंडिंग नहीं होगी। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ने भी यही कहा था, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित जो केसेस हैं उनका फैसला प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा करना चाहिए इलेक्शन कमीशन की एडवाइस से, और इलेक्शन कमीशन की जो एडवाइस है बाइंडिंग होनी चाहिए प्रेसिडेंट पर और गवर्नर पर। डिफेक्शन से संबंधित केसेस में स्पीकर को इन मामलों में फैसला नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्पीकर जो है आमतौर पर पक्षपाती फैसला देते हैं। तो ये हमने व्यूज डिस्कस किए विभिन्न कमेटीज के। वैसे देखो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ये भी राय देते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित केसेस का फैसला किसी ऑटोनोमस बॉडी को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के किहोतो होलोहान वर्सेस जाइक्लू केस में कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज को विहिप जारी करनी चाहिए, यानी अपने मेंबर्स को डायरेक्शंस देनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट केसेस पर। जो छोटे मोटे बिल होते हैं उनको लेके पॉलिटिकल पार्टीज को विहिप नहीं जारी करनी चाहिए मेंबर्स के लिए, ताकि मेंबर्स जो हैं यानी एमपीज और एमएलएस जो हैं अपनी डिसेंट जाहिर कर सकें और डिबेट में अपना रियल व्यू प्रकट कर सकें। उनको ये डर ना हो कि अगर वो इस प्रकार का व्यू देते हैं तो उनकी मेंबरशिप चली जाएगी। ये तो देखो गलत है, क्योंकि अगर कोई एमपी या एमएलए अपना रियल व्यू प्रकट नहीं कर पाता है तो इसका मतलब तो ये है ना, उन लोगों की भावनाओं के अगेंस्ट है जिन लोगों ने उस एमपी या एमएलए को चुना था। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। एंटी डिफेक्शन लॉ curtail द फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एमपीज एंड एमएलएज। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो एमपीज और एमएलएज की फ्रीडम को curtail करता है, कम करता है। आपको इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली एनालाइज करना है 250 वर्ड्स में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।